आज के शो में नैब की रिपोर्ट में शहबाज शरीफ से मुतालिक सनसनीखेज इंकिशाफात। आज चीमा के खिलाफ हसासा जात रेफरेंस, अहम हक़ाइक़ बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन मामला शहबाज शरीफ साहब से मुंसलिक उनकी गिरफ्तारी, फिर उनकी असम्बली में आमद, उनकी जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की क्या हकीकत है और इसके साथ साथ उन पर जो चल रही है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हैं बेसिकली उस इन्वेस्टिगेशन में, उनमें क्या अपडेट्स हैं, वो आज आपके प्रोग्राम में आपके सामने रखते चलेंगे। समय पहले क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ संगीन नौयत के इल्जामात लगाए और ये शायद हर सियासी रहनुमा, ये बताता चलूं आपको, क्योंकि जो लोग ये कह रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे कहती थी कि जी इनके साथ तो वीआईपी एहतसाब कर रही है नैब, सिंध में अलग सलूक करती है और पंजाब के लीडर्स यानी शरीफ बरादरान के साथ अलग सलूक करती है, हमें तो एयरपोर्ट से उठा के घसीटा जाता है और इनको तो गिरफ्तार भी। और अब जब ये गिरफ्तार हो रहे हैं तो चाहे ये शहबाज शरीफ हो या बिलावल हो, तो अब ये जमहूरियत और सारी चीजें जो है इस वक्त खतरे में आ जाती हैं। ये तो एक रिटोरिक है जो विक्टिमाइजेशन का, जो हर दफा सुनने में आता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो पहले बयान दिया है जी इस बारे में कि ये क्या हुआ, जो सुलूक हुआ और वो जमहूरियत और ये सारी बातें, पहले उसको सुनते हैं, फिर मेरे पास वो पेपर्स हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। पहला मौका है कि एक इलेक्टेड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बगैर किसी चार्ज के भोंडे तरीके से और फ्रॉड से गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ जगहों पर यह बात खुलेआम कही, डंके के चोट पे कही कि पीटीआई और नैब का चोली दामन का साथ है। चेयरमैन नैब ने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर्स 5 या 6 जुलाई से 13 जुलाई के दरमियान वो बिल्कुल तैयार थे, लेकिन किस वजह से मौखर हुए ये तारीख इसका फैसला करेगी। तो ये इन्होंने कहा जी कि तारीख फैसला करेगी और ये सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है और पीटीआई का गठजोड़ है और ये तमाम बातें जो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कर रहे थे, ये बातें इस वक्त वही हैं जो ये शुरू से करते आ रहे हैं। और लेकिन नैब की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि जब इनसे पूछा जा रहा है सवालात अहम तरीन आशियाना इकबाल के हवाले से, तो ये उनका जवाब जो है इस वक्त नहीं दे पा रहे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता जा रहा हूं। उनसे पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग इंटेरोगेशन अक्यूज वाज इंक्वायर्ड अबाउट कंप्लेनेंट हु कंप्लेन रिगार्डिंग टेंडरिंग ऑफ आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट, यानी किसने कंप्लेन की थी, आपने किसकी कंप्लेन के बाद आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट का जो कैंसिल किया पहले कॉन्ट्रैक्ट लतीफ एंड सन्स का, किसी कंप्लेन पर आपने किया। अक्यूज इज नॉट आंसरिंग एंड डेलिबरेटली कंसीलिंग द नेम ऑफ द पर्सन हु मेड वर्बल कंप्लेन टू हिम। द अक्यूज्ड आल्सो डिड नॉट रिप्लाई एज टू व्हाई ही एक्सेप्टेड द कंप्लेनेंट आफ्टर द ग्रीवियंस पीरियड, यानी जो वक्त निकल चुका था उसके बावजूद उस कंप्लेनेंट को क्यों एंटरटेन किया गया, ये नैब उनसे पूछ रहा है। तो वो उसका नाम भी नहीं बता रहे कि कंप्लेन किसने की थी, और वो ये भी नहीं बता रहे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था और किस इख्तियार से किया था। लेकिन यहां असेंबली में तो वो बहुत शोर मचा रहे हैं इस बात के भाई सियासी हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। इस हवाले से उनका जो पीएलडीसी बोर्ड के इख्तियारात अपने हाथ में लेना और अहम तरीन मामलात के इन्वेस्टिगेशन में एक और बिडिंग भी हुई थी आशियाना इकबाल के हवाले से, जिसकी तरफ निशानदेही नैब ने इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे की है। और इसके साथ साथ आपके सामने एक और अहम रेफरेंस आज दिखाएंगे इस प्रोग्राम में, जो आप ये देख सकते हैं इस वक्त। ये इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब के ही आहत चीमा जो बड़े मनपसंद ब्यूरोक्रेट है उनकी असासाजात की फहरिस्त इस रेफरेंस में आज कोर्ट में पेश हुई है नैब की तरफ से। और इसमें आपको अंदाजा होगा जी कि एक ब्यूरोक्रेट ने शहबाज शरीफ साहब के अंडर कितना पैसा बनाया, जो एलिगेशन है उनके ऊपर, और ये कितनी यानी जायदाद की लिस्ट पढ़ने बैठूंगा तो पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ आपको सफात में जरूर बताऊंगा। इस ब्रेक के बाद ये सारे हकायक होंगे बेनकाब, मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। गेस्ट इंट्रोड्यूस करते जाएं। मेरे साथ राना अजीम साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब होंगे, साबिक डीजी नैब, और उसके साथ ख्वाजा नवेद साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा नवेद साहब भी साथ हैं, हमारे सीनियर माहिर कानून हैं। जिक्र हो रहा था आज चीमा के रेफरेंस का, एक हल्का सा जायजा लेके उसके एसेट्स का अपने पैनलिस्ट की तरफ ताज़ा तरीन खबरें और तज्ज़िये हम सुनेंगे उनसे। लेकिन पहले जो इमूवेबल एसेट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज की आज चीमा के, उसके अंदर प्लॉट LDA एवेन्यू 1 लाहौर में है, 2 प्लॉट्स बैंक अल्फला एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी बेदिया रोड लाहौर में, एग्रीकल्चर लैंड है उसकी 123 कनाल की, और ये हाफजाबाद के अंदर है आज चीमा के नाम पे। इसी तरह उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है 190 कनाल की, और ये भी हाफजाबाद में है। फिर एक और 123 कनाल की जमीन हाफजाबाद में एग्रीकल्चर लैंड है। एक और एग्रीकल्चर लैंड है जी, वो भी हाफजाबाद में है, जिसकी इस पर तकरीबन 190 कनाल जो उसका रकबा है। प्लॉट नंबर 71 स्ट्रीट CCA ब्लॉक 1B, और ये इस्लामाबाद के अंदर एक प्लॉट है, ये भी आज चीमा के अपने नाम पर है। 3 कनाल की एक जमीन है। उसके अलावा आज चीमा के नाम पर डिस्ट्रिक्ट कैंट लाहौर के अंदर जो है इस पर एक 14 कनाल का एक और जमीन है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर ही एक और 3 कनाल का। इतनी सारी जमीनें के पढ़ना मुश्किल है। मैं बता रहा था ना, पूरा शो खत्म हो जाए अगर पढ़ना शुरू करें। फिर बीवी के नाम और बहन के नाम पर अलग एसेट्स है, और ये फ्लैट्स प्रॉपर्टीज 2 प्लॉट्स इस वक्त इस्लामाबाद की फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हैं। फिर फैसल टाउन इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर और एक और प्लॉट है। फिर वो प्लाजा अलग है पिंडी वाला। फिर गाड़ियों की फहरिस्त आप देखें, एक होंडा अकॉर्ड है, एक टोयोटा करोला है, 2 ट्रैक्टर्स हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है उनकी पंजाब कॉलेज फ्रेंचाइज में, इन्वेस्टमेंट है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में भी, अगर गाड़ियों में और चीज़ों में दीगर टोटल जो वैल्यू बनती है वो बनती है अराउंड 449 मिलियन रुपीस। और अगर जो बियॉन्ड जो उनके एक्सपेंडिचर्स इनकम है वो तकरीबन बनते हैं 35 करोड़ रुपए के। टोटल मालियत 45 करोड़ रुपए बनती है एसेट्स की, और टोटल अगर बियॉन्ड जो इस पर उनकी जस्टिफाइड इनकम है वो दैट इज अराउंड 35 करोड़ रुपीस। तो राना अजीम साहब, ये तो एक ब्यूरोक्रेट है शहबाज शरीफ साहब का। शोर वो ऐसे मचा रहे हैं कि मैंने नहीं और ये नहीं और सब झूठे इल्जाम, और ये सर एक ब्यूरोक्रेट उनके अंदर रहते हुए इतना बड़ा इस वक्त एसेट्स बना लेता है, फहरिस्तों की फहरिस्तें बनी हुई है, पेपर खत्म हो जाए, इतने एसेट्स हैं। ये क्या हो रहा है आखिरकार राणा साहब? देखें जी, बात यह है कि मुझे तो कल इस तरह लगा कि जैसे शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर फरमा रहे थे तो एक झूठी दास्तान जो है उसे इस तरह सुना रहे थे जैसे अल्फ लैला की कहानी होती है। अब एक बंदा जिसकी तारीफ बैठ के मियाँ शहबाज शरीफ इजलासों में करते हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान में कोई ईमानदार शख्स है तो वो आहत चीमा है। याद करें जब इन्होंने कहा कि मैं जिस ईमानदार शख्स को शाबाश देता हूँ उसको नैब पकड़ लेती है, तो अगर आहत चीमा जैसा शख्स जिसकी अभी वो प्रॉपर्टी सामने आई है जो नैब ने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में सामने लाई है, अभी इसकी बेनाम जायदादें जो है, अभी इसकी बेनाम ऐसी जायदादें जो पाकिस्तान से बाहर है। मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेक कर देता हूं क्या अभी आहत चीमा की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं, अरबों रुपए की रकम जो है वो स्विट्जरलैंड के बैंक में मौजूद है, और वो अकाउंट किसके नाम से खोला है? उसका नाम मोहम्मद अहमद है। उस पर भी जल्द नैब पहुंच जाएगी, उसका रिकॉर्ड भी जल्द सामने आ जाएगा। तो जब एक चीफ मिनिस्टर के अकार खास जिनके कहने पर तैनातियां होती हैं, जिनके कहने पर 52 कंपनियों के मुलाजमीन रखे जाते हैं, जिनके कहने पर इलाकों तमाम पंजाब के अंदर चाहे वो DC हो, चाहे वो AC हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो DPO हो, चाहे वो किसी सरकारी महकमे का मुलाजम हो, वो आहत चीमा की सिफारिश बगैर नहीं रखा जाता, तो उससे बात ये वाज़ेह होती है कि वो चीफ मिनिस्टर कितना करप्ट होगा। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने, साबिक चीफ मिनिस्टर साहब ने तनकीद तो बहुत ज्यादा की नैब के ऊपर, इसलिए कि उस नैब ने इनको पकड़ा, इनकी करतूत बेनकाब किए, इनके जराइम सामने लाए, इनकी करप्शन सामने लाई। अभी तो सिर्फ एक मामले में पकड़ा है आशियाना में, अभी आप देखेंगे कि और कितनी कंपनियां हैं और कितनी बेनाम जायदादें हैं। जनाब लाहौर रिंग रोड जो है उसमें क्या अली इमरान जो इनका दामाद है उसने अरबों रुपए नहीं कमाए, करोड़ों नहीं मैं कह रहा, अरबों नहीं कमाए? क्या हमजा शहबाज शरीफ ने वहां पे प्रॉपर्टियां नहीं खरीदी? क्या ख्वाजा साद रफीक के कहने पर रोड वहां से तब्दील नहीं किया गया? क्या रायगढ़ में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को मजीद मालदार बनाने के लिए, मजीद महंगा बनाने के लिए 2 जगह से रिंग रोड जो है रायगढ़ को नहीं दी गई?
क्या मियां शहबाज शरीफ के कहने पर लाहौर डेवलपमेंट कंपनी जो थी उसने कहां पर किस किस को ठेके दिए? लाहौर में तुर्क कंपनी जिसे कूड़ा उठाने के लिए रखा गया था, 1400 रुपया टन की जो कीमत होती थी उसे 6000 टन में क्या शहबाज शरीफ की रिकमेंडेशन पर नहीं हुआ? बात यह है कि अब जब इनको पकड़ा गया है तो इनको तकलीफ होना शुरू हो गई है। अब वही चेयरमैन नैब जिसको इनकी मुशावरत से लगाया गया, वही नैब टीम जो इनकी मर्जी से लगी, जब उस टीम ने बिल्कुल बिला तफरीक काम शुरू किया तो अब इनको अदारों पर तनकीद करना याद आ गई है। अब इनको ये याद आ गया है कि चेयरमैन नैब ने बहुत दिन पहले फैसला कर लिया था इनको गिरफ्तार करने का, बल्कि ये इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था जब ये वजीर आला थे, उस वक्त पकड़ लेना चाहिए था। उस वक्त भी सियासी मसलहत सामने आ गई कि लोग इलेक्शन का ना कहें, लोग ये ना कहें जुल्म हो रहा है। अब जब पकड़ा गया है, इनके करतूत सामने आ रहे हैं। आहत चीमा इनकी नीचे छतरी के नीचे बैठकर करप्शन करता है। आपने तो एक तफसील बता दी कि इतनी प्रॉपर्टी इसने बनाई है, इस तरीके से बनाई है। नैब ने तो तमाम खसरा नंबर भी दे दिए, बैंक अकाउंट के नाम भी दे दिए। तो मुझे बताएं, एक ब्यूरोक्रेट जो इसकी छतरी के नीचे बैठ के ये सब कुछ कर रहा था, तो क्या मियां शहबाज शरीफ की आंखों में पट्टी बांधी हुई थी या फिर मियां शहबाज शरीफ से मिला हुआ था? चोर और चौकीदार का मिलाप था। अच्छा, मियां साहब को चाहिए, बड़ी सियासतदानों को कौन सा चेयरमैन नैब चाहिए? कमरुज़्मान चौधरी जैसा जो इनकी बात सुने, इनकी मदद करे। उन्हें जवेद इकबाल जैसा चेयरमैन नैब नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिला तफरीक जो है एहतसाब कर रहे हैं, और एहतसाब किसी सूरत में भी इन लोगों को कबूल नहीं। जब एहतसाब का काम शुरू होता है तो जमहूरियत खतरे में बढ़ जाती है। मैं माजरत से कहूंगा कि हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें आपका और मेरा पैसा लूटा जाए, जिसमें इस मुल्क को खोखला किया जाए, जिसमें इस मुल्क का पैसे को लूटा जाए, जिसमें इदारों को तबाह किया जाए, जिसमें इदारों पर मैं एक बात आपसे यहाँ पे आपको बचाने के लिए हुए आप चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मुझसे पूछा गया कि तुम किसी के लिए बयान दे दो, यानी ख्वाजा आसिफ के लिए। अब ये आहत चीमा तो एक है, फवाद हसन फवाद एक है। फवाद हसन फवाद के बारे में भी इस रिपोर्ट में जो लिखा है आगे कि उन्होंने जो इस वक्त ब्राइब्स लिए इस वक्त उस कंपनी से जो कंप्लेनेंट बनी थी वो भी, और उसके बाद एक और भी इन्वेस्टिगेशन में चीज सामने आई पहलू, वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा ना जी कि मुझे कहा गया कि तुम गवाह बन जाओ ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, और ये तो उनके अपने खिलाफ ये जो जिन्होंने बनाई में जायदाद 45 करोड़ रुपए की, तो वो क्या बोल रहे हैं उनके लिए वो हम आपको उसके बाद बताएंगे। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि मुझसे क्या नैब कह रही थी और क्या एलिगेशन लगा रहे थे शहबाज शरीफ। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। मैं आपको बास चौंका देने वाले सवालात और वाकयात बताने आया हूं। ये इल्जाम है कि करप्शन नहीं है, लेकिन आप यू यूज योर पॉलिटिकल मसल टू placate General Ashfaq Parvez Kiani by awarding this contract to Major Kamran Kiani. नोटिस मुझे आया साफ पानी का और गिरफ्तार कर रहे हैं आप आशियाना में। जो आपने मुझ पे लगाया कि मेरे वहां पर एसेट्स हैं और मेरे बच्चों के, तो जिसके बच्चों के एसेट्स होते हैं वो 11 अरब रुपया कम कराता है। मेरे इंतहाई ऑनरेबल भाई बैठे हैं ख्वाजा आसिफ, एंड आई एम अगेन सेइंग ऑन रिकॉर्ड, मुझे कहने लगे कि आप ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देंगे। मैंने कहा व्हाट, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देनी? मैंने शहबाज साहब से गवाही मांगी नैब ने ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ, लेकिन शहबाज साहब के अपने खिलाफ अगर आप देखें सबूत, एक तो आहत चीमा आप देख रहे हैं 449 मिलियन के एसेट्स हैं। फवाद हसन फवाद के बारे में नैब की रिपोर्ट कहती है इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट ओनर ऑफ कॉनप्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो कंप्लेनेंट था, हैज ब्राइड फवाद हसन फवाद इन मिलियंस ऑफ रुपीज दैट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उसको फर्दर प्रोब चाहिए इस मैटर पे। लेकिन एक ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शेख अलाउद्दीन फॉर्मर चेयरमैन पीएलडीसी ये सामने आया जी, और उन्होंने बताया, रिवील किया कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट बिडिंग ही स्पोक टू अक्यूज शहबाज शरीफ एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ पीएलडीसी के एक डायरेक्टर जिसका नाम था ख्वाजा मंसूर मजर हैज डिमांडेड एन अमाउंट ऑफ 50 मिलियन रुपीज, यानी 5 करोड़ रुपए उन्होंने तलब किए हैं। किससे? कार्लसन से, यानी चौधरी लतीफ एंड सन से। और उन्होंने कहा जी कि he had won the contract. It is pertinent to mention that ख्वाजा मंसूर मजहर is a person who allegedly
inserted documents of MS Conpo services in the pre-qualification process during interrogation. ख्वाजा मंसूर ने एक और आदमी का नाम बताया कि he was nominated as director of PLDC by उसका जो नाम है जिस पर तलहा बरकी, जिन्होंने इस वक्त उनको इंट्रोड्यूस कराया, और उन्होंने कहा जी कि वो शहबाज शरीफ साहब के कहने पे इंट्रोड्यूस हुए। तो 50 मिलियन यानी 5 करोड़ रुपए ये कहा गया जी कि मांगे गए चौधरी लतीफ एंड सन से। ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बात सामने आई और अब नैब ने आगे लिखा है कि इसमें इन तमाम अफराद को भी बुलाया जाएगा इनसे। अच्छा, इस सूरत-ए-हाल पे ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब से हम जानेंगे, लेकिन पहले आपको बताते चले जो नाम इस पर हैं जिनका उन्होंने कहा जी, जैसे एक नाम है जी शेख अलाउद्दीन ख्वाजा मंसूर मजहर, और इसके अलावा करमुल्ला चौधरी जो कि MD ECSP हैं, बशीर अहमद जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे ECSP के, उसके अलावा जो ओनर्स हैं चौधरी लतीफ एंड सन्स के, इन सबको नैब बुला के पूछेगी, उनसे पूछेगी कि क्या रोल था शहबाज शरीफ साहब का। तो ये मामला तो शहबाज शरीफ साहब के जो इर्द गिर्द है वो इस पर जा रहा है, मामला सारा फैलता जा रहा है शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द, और जिस तरह से बढ़ रहा है ये आपके सामने हम रखते जा रहे हैं। एक एसेट ब्योर मीन्स का केस आचीमा साहब के खिलाफ बन चुका है, दूसरा मामला इस वक्त आपको ये नजर आ रहा है। ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, क्या कानूनी हैसियत है ये जो गवाह बनने की है, और गवाह बनना शहबाज शरीफ साहब को कहा गया ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बन जाए, और उनके खिलाफ जो ये नाम आ रहे हैं नए नए निकल के, ये क्या होगा मुसद्दिक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह कि पहली बात जो अच्छी बात है, खुशान बात यह कि जमहूरियत में हमारी काफ़ी पेशेंस और बर्दाश्त आती जा रही है कि एक बंदा जब कस्टडी में होता है पुलिस की तो उसको हम चलने वकील के अलावा या जो फर्स्ट ब्लड वाले लोग होते हैं हम मिलने किसी को नहीं देते। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा जेस्चर था कि उनको बुलाया गया। फिर उसके बाद बड़ा जेस्चर ये था कि उनको तकरीर करने दी गई और इंटरप्शन नहीं की गई, और उसके बाद ये कि उसको बाकायदा टेलीकास्ट किया गया। ये सारी अच्छी बातें हैं। जहाँ तक उनकी चंद एक बातों की तरफ में टेक्निकल बात करूँगा। पहली बात उन्होंने कही जी कि वारंट पहले इशू हो चुके थे। तो बात यह है कि जब भी बाकी जो एक्यूज़ होते हैं, जो कि एक्यूज़ होते हैं, वो इतनी एविडेंस दे चुके होते हैं कि मेन एक्यूज़ की तरफ एविडेंस इकट्ठी हो जाती है, तो फिर चेयरमैन नैब जो है वो तमाम एक्यूज़ का वारंट अरेस्ट एक टाइम पे निकाल देते हैं। पहले तो ये प्रोसीजर है, इसी को फॉलो किया गया। जहाँ तक बात है अदालत का गवाह बनने का, तो याद रहे कि जब इंटरोगेशन होती है तो जो एविडेंस कलेक्ट हो रही होती है केस के अंदर, तो ये एक लीगल राइट होता है एक्यूज का, उसको ऑफर की जाती है कि आपने वादा माफ गवाह बनना है तो आप केस से बाहर जा सकते हैं, आप प्ली बारगेन करें तो आप केस से बाहर जा सकते हैं, आपके खिलाफ आपके पास ये एविडेंस है, आप ये एविडेंस आपने फलां के खिलाफ आपने देनी है या नहीं देनी, ताकि जब ये केस अदालत में जाए और जज जब क्वेश्चन करे और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो इन सवालों का जवाब दे सके कि मैंने सारे एस्पेक्ट इंटरोगेशन के जो है वो मुकम्मल किए हैं। तो इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि कमेटी बनाई जाए। तो याद रहे कि सेक्शन 18D और सेक्शन 36 जो कानून है उसके तहत जब एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है तो कोई भी और अदारा उसकी कागनिजेंस नहीं ले सकता। अदालतें उस वक्त कागनिजेंस लेती हैं कि अदालतों को ये पता चल जाए कि जो है इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन है वो डिसऑनेस्ट है। मुसद्दिक साहब, ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल है कि ख्वाजा आसिफ साहब की गवाही दी जाए? ये मामला तो PLDC का है, आशियाना का है, और ख्वाजा आसिफ मिनिस्टर ऑफ पावर हैं। तो ये तो जो आप कहें जी इस पर सोलली शहबाज शरीफ साहब के दायरे में आ रहा था, तो क्या करें? वो किसी और केस की बात होगी ना, कोई पावर सेक्टर पे भी तो उन्होंने बड़े घपले वो जो मामलात हैं, पावर प्लांट्स लगाए पंजाब में, तो उधर उस मामले में कर रहे होंगे। ये इस मामले में कैसे उनको फिक्स किया जा सकता है ख्वाजा आसिफ को? पहली बात यह कि इस स्टेटमेंट को कहीं से भी ऑथेंटिकेशन नहीं मिल सकती, बिकॉज ना नैब ने इसके बारे में कुछ कहा, मैं और आप गैस ही कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरोगेशन का तरीका वो यही है कि रिलेटेड केसेस में जहां दूसरा एक्यूज अपीयर हो रहा होता है एज अ को एक्यूज और एज अ विटनेस, तो उसको इंटरोगेशन के दौरान पूछ लिया जाता है कि फलाने केस में भी आप एज अ विटनेस जो है अपीयर हो रहे हैं, केस की नोयत इस तरह की है, तो कि आया गवाही देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। अगली बात यह कि ये केस सब जुडिस है, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो नैब की कस्टडी में है वो अदालत ने उनको दिया है। तो सब जुडिस केस को इस तरह से डिस्कस करना ओपनली जो है, आई थिंक ये भी गलत था, ये कानून के बिल्कुल खिलाफ था। और जो नेशनल असम्बली का फ्लोर है वो लेजिस्लेशन के लिए होता है, वो एक ज़ाती केस या ज़ाती चीज़ लेके आना जो है वो भी गलत था। उसमें अगर आपका इस्तेकाक मजरू हुआ है तो उसका प्रोसीजर असम्बली के अंदर अलग दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
जो कि उन्होंने वहाँ पे कही, और मेरा ख्याल है उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये तो आपने बताया हमें उनके खिलाफ अहम तरीन मामला। लेकिन ख्वाजा नवेद साहब, अगर मैं आपसे पूछता जाऊं, आपको वेलकम भी कर दूं शो में, कि एक आदमी कहता है जी कि मैंने उनके फवाद हसन फवाद ने मिलियंस ऑफ रुपीज लिए, वो ये नैब की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उसने एक बिडर से लिए जी मिलियंस ऑफ रुपीस और ये इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी है। दूसरा आदमी कहता है कि उसने पीएलडीसी के बोर्ड पे रहते हुए 50 मिलियन रुपीस जो है वो लतीफ एंड सन से मांगे, और वो शहबाज शरीफ साहब ने बंदा नॉमिनेट किया था, वो बैठा हुआ था पीएलडीसी में। उसके अलावा फिर पीएलडीसी में जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, जो पीएलडीसी के इख्तियार उन्होंने खुद लिए, वो अलग मामलात हैं। तो ऐसी गवाहियों की क्या कानूनी हैसियत होती है जब कोई कहता है कि मैंने रिश्वत ली थी उसके नाम पर और मैंने पैसे मांगे थे, क्या उसकी हैसियत होती है लीगली? देखिए जी, बात ये होती है कि स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड जो होता है वो वीकेस्ट पीस ऑफ एविडेंस होता है अगेंस्ट द को एक्यूज। अच्छा, अब उसमें दो तरह के होते हैं स्टेटमेंट्स। एक तो होता है जिसमें अपने आप को भी वो साथ मुलव्वस कर रहा होता है, और एक वो होता है जिसमें वो खुद को मुलव्वस नहीं कर रहा होता बल्कि दूसरे के ऊपर ही सारा डाल रहा होता है। अच्छा, ठीक है ना जी। तो अब ये जो स्टेटमेंट इनके हैं, आहद चीमा या फवाद अहमद फवाद, अब आया ये अपने आप को एग्जोनरेट करके बयान दे रहे हैं सिर्फ इनके ऊपर कि वो जी हमने तो बस इनके लिए पैसे जमा किए थे और इनको पहुँचा दिए अमानतन और हमें 8 आने भी नहीं मिले। या वो ये कहते हैं कि जी ये हमने पैसे मांगे थे, फिर इसमें इतने खुद रखे, इतने इनको दिए, और फिर ये वाला जो काम करना था वो उनके हुक्म से किया हमने। देख रहे जी, जिस बंदे ने भी पैसे दिए तो वो अपना कोई काम कराने के पैसे दिए हैं, तो फिर ये भी बताएं कि वो काम इन्होंने किया या चीफ मिनिस्टर ने किया या किसने किया। तो इनके स्टेटमेंट के साथ अगर एक स्ट्रॉन्ग कॉरोबरेटिव एविडेंस आ जाती है तो फिर ये है कि ये स्टेटमेंट काबिल कबूल हो जाता है। और अगर सिर्फ ये हवा में बयान होता है कि जी मुझे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने या किसी और ने कहा कि भाई इनसे पैसे लेके आओ, मैं पैसे लेके आया और लाके बंद लिफाफा इनको दे दिया, हवा में बयान तो नहीं। जैसे थे ये जो अब इनके जो एसेट्स हैं अभी आहद चीमा के, ये एड्रेस के साथ नाम है जिनके नाम पर ये प्रॉपर्टीज हैं, और ये माशाल्लाह से फहरिस्त जो है खत्म हो जाए, अगर पूरा शो खत्म हो जाए, मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा तो ये उन्हें किस तरह बना लिया आज चीमा ने डीजीएलडी रहते हुए या पंजाब? तो अगर इस तरह के बंदों को अगर वादा मागवा बनाते हैं तो बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। अच्छा, यानी वादा मागवा का मतलब ये हुआ कि उसने जो है वो किसी दूसरे पर गवाही देने के लिए राजी हो गया और आपने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए और वो मुलजम से गवाह बन गया। ये क्या बात है? इसके खिलाफ तो रेफरेंस दायर हो गया। इसका तो रेफरेंस हो गया, आज हो गया रेफरेंस दायर। ये वादा माफ गवाह नहीं है, ये रेफरेंस दायर हो गया। ठीक है, फिट हो जाएगा। लेकिन तो सर ये फिट तो हो जाएगा, लेकिन सारे जिनके मातहत रहकर ये एसेट्स बना रहा था, ये गाड़ियों की फहरिस्त आप देखें माशाल्लाह, टोयोटा, लैंड क्रूजर, ये वो ट्रैक्टर्स अलग हैं, फिर इन्वेस्टमेंट्स अलग हैं, म्यूचुअल फंड्स। एक क्या कितनी तनख्वाह होती है सर ब्यूरोक्रेसी? अगर आपसे अरे तनख्वाह की बात करते हो सर, तनख्वाह तो ये तो दबा के मतलब कमाने की इनकी हेवस जो है खत्म ही नहीं होती कि मैं तो हैरान होता हूं कि कितना इनको दौलत चाहिए। वो इन्होंने जीना कितने साल है, आदमी कितना जीना होता है, 60 साल 70 साल, हद से हद पाकिस्तान में 80 साल जीते हैं लोग, वो भी अल्जाइमर क्या पता नहीं, पोस्ट्रेट तो पता नहीं कौन कौन से ग्लैंड हो जाते हैं। तो इन बंदों ने ये इतनी दौलत किसके लिए कमा रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ कि ये कब्र में लेके जानी है क्या? इससे अच्छा था ये बंदा कोई स्कूल बना देता, कोई अस्पताल बना देता, कोई 2-4 बेवाओं की शादी करा देता। इसके स्टार्ट में बड़ा लिखा है जी कि वो ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे ब्रेक के बाद आके तो बताएंगे आपको। मिडिल क्लास को भी बदनाम करते हैं। उनके वालिद साहब का नाम भी आज चीमा के, खैर हम नहीं, हम यहाँ पे तो रह को बता रहे हैं, खराब करें, खराब बच्चे हैं। इस ब्रेक के बाद करते हैं बेनकाब, आपको है हकाइक हमारे साथ है। वो भी मौजूद है। राना साहब ये मुझे बताइएगा कि इसमें कामरान कियानी जो है, राना साहब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि ये कुछ आपको पता है हमारे ऐसा तबका है जो बिलखुश के उनको हर चीज को सिविल मिलिट्री तनाजुर में देखने का, तो बड़े शौक से वो लिख रहे हैं कि जी ये तो इसलिए हुआ जी, कामरान कियानी का किरदार क्या था और नैब किधर तक पहुंची है? क्योंकि मैंने फवाद हसन फवाद के वाले से रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि कामरान कियानी से पूछगछ होगी और उससे बात की जाएगी। किरदार उसका क्या बनता है इस पूरे मामले में? और शहबाज साहब भी असेंबली के फ्लोर पे जिक्र कर रहे थे, बाज लोग कह रहे थे इलेक्शन के दिनों में कुछ हुआ था, डील थी, क्या था, क्या किरदार है उसका पूरे केस? बात यह है कि कामरान कियानी का बिल्कुल इसमें किरदार जरूर था, लेकिन कामरान कियानी का किरदार इसमें 25% भी नहीं था, 5% किरदार था। असल किरदार तो किसी और का था।
चूंकि ये एक मजाज बन चुका है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के किसी न किसी शख्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। कामरान कियानी को इन्वॉल्व करना नहीं था, दरअसल साबिक आर्मी चीफ को इसमें इन्वॉल्व करना मकसद था कि जब उनका नाम कामरान कियानी का नाम लिया जाएगा तो उनके भाई का नाम भी आएगा, तो उसके बाद फौज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डर के शायद इस केस को पीछे इनको कहे जनाब इस केस को बंद करें, इसमें फला फला ना जाए। देखें कामरान कियानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसने जितना जुर्म किया होगा चाहे वो जिसका भी भाई है उसको सजा मिलेगी। इसमें तो ना नैब रायत कर रही है ना कोई और अदारा कर रहा है, मगर खास कर उसका नाम लेना और उस असेंबली के अंदर नाम लेना और जानबूझकर 6 दफा उसका जिक्र करना, वो किसी को सुना रहे थे। बात यह है कि जब कामरान कियानी ने ये सब कुछ किया था तो जनाब उस वक्त 2 दफा वजीर आला कोई और नहीं था, वो ये खादमे आला ही थे। इन्होंने उस वक्त उनके खिलाफ क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन खुल के की, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये कहते हैं जनाब मैंने उनके भाई को जाके शिकायत लगाई, उनके भाई ने उनको डांटा कि आप ऐसा ना करें। क्या इससे मसला खत्म हो गया? क्या उसका कंट्रैक्ट खत्म करने से मामला खत्म हो गया? अगर उसका कंट्रैक्ट खत्म कर दिया था बकौल इनके, तो फिर तो उनका उस मामले से तल्लुक कोई नहीं है। असल में मामला कुछ और है। असल में मामला यह है कि कामरान कियानी के पीछे ये छुपना चाहते हैं, ये बचाना चाहते हैं अली इमरान को, ये बचाना चाहते हैं ख्वाजा साद रफीक को, ये बचाना चाहते हैं अफजल खोखर को, ये बचाना चाहते हैं सैफुल मुल्क खोखर को, ये बचाना चाहते हैं वहां पर 3 ऐसी बड़ी एजेंसीज को जिनमें उसको 3 बड़ी ऐसी डेवलपमेंट एजेंसीज को जिनके पैसे इनके दामाद को आते थे, इनको आते थे, इनके बेटे को आते थे, जिनमें एक जो मारूफ तरीन जो डेवलपर है जिनका तमाम जायदाद जब्त करने के अहकाम दिए गए हैं, जिनका तल्लुक साबिक चीफ जस्टिस साहब की फैमिली से भी है। तो ये सारा मामला तो उनका था, उनको बचाने के लिए उनको ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उनको फायदा दिया गया। कियानी ने कुछ किया है, बिल्कुल किया होगा, तो फिर क्यों नहीं 10 साल में पकड़ा गया? क्या किसी के बड़े भाई को यह कह के जान छुड़ा लेनी चाहिए कि तुम्हारा भाई ये कर रहा था तो उसके बाद उसके जुर्म को कोई कार्रवाई नहीं? मतलब वही ये वो हरबा है, मतलब जानबूझकर डिविएशन टैक्टिक है। लेकिन ये जो एसिड डिटेल्स है मुसद्दिक साहब, हम असासा जात की बात कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट की, वो कहता है मिडिल क्लास फैमिली से, नैब की रिपोर्ट भी कहती है। फिर ये जब्त हो जाते हैं, क्या होता है इनका प्रोसीजर? दिस अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 449 मिलियन रुपीस। अब ये अच्छी खासी 45 करोड़ 50 करोड़ रुपए की जायदाद है। आजकल वैसे ही हम देख रहे हैं फंड्स की शॉर्टेज है, डैम्स के हवाले से भी, वैसे भी मुल्क में। ये क्या होता है, इनको बेच दिया जाता है? क्या नैब क्या करते हैं इन एसेट्स के साथ मुसद्दिक साहब? बात यह कि ये तो देखें बगैर किसी शक व शुबह के ये एक एस्टेब्लिश केस है, लिविंग बियॉन्ड लेजिटिमेट मीन्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम का जो केस है सेक्शन 9 के तहत जो बन चुका है इनके खिलाफ। अभी सेक्शन 10 जो है वो जब पनिशमेंट आती है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली बात ये होती है कि उस शख्स को कैद की सज़ा भी दी जाती है और साथ साथ उसकी सारी प्रॉपर्टी जितनी होती है मनकुला और गैर मनकुला उसकी और उसके जितने बेनामीदार होते हैं वो जब्त कर ली जाती है और साथ साथ उसको उतना ही जुर्माना किया जाता है जितने उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होती है। ये तीनों सज़ाएँ एक यकमुश्त जज ने देनी होती है, इसमें कोई आर नहीं है, बीच में एंड है। सेक्शन 10 कहती है ये तीनों सज़ाएँ दी जाती हैं। तो जब ये केस आगे चलेगा फाइनलिटी इख्तियार करेगा और मेरा ख्याल है कि इसमें जो 35 करोड़ का केस है जब इसकी मार्केट वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 35 करोड़ नहीं होगा, ये आई थिंक अभी अरबों के हिसाब से होगा। जो आयात चीमा ने 17 करोड़ की ज़मीन ली है जो इसको रिश्वत में दी गई है, पैरागॉन ने दी है, उसकी वैल्यू आज 30 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट वैल्यू अब बनाएंगे तो ये अरबों में जाएगी, बिकॉज ये पुरानी प्रॉपर्टी ली गई है, पुरानी कास्ट पे ली गई है, अपनी इन्होंने पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके लिया होगा। तो नैब जब जाएगी तो लाइबिलिटी जब बनाएगी तो उस लिहाज से बनाती है। सही। अच्छा, दूसरी बात ख्वाजा नवीद साहब ने एक बात कही थी, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा था कि 60-70 साल उम्र होती है, ये क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं? मेरा 13 साल नैब का तजर्बा है और मेरी एक आदत होती थी ख्वाजा साहब कि मैं हमेशा एक्यूज का इंटरव्यू लेता था। अच्छा। और उसमें एक मैं सवाल पूछता था कि आपने ये करप्शन क्यों किया, आपको ख्याल नहीं था कि आप पकड़े जाएंगे? तो वो हमेशा जस्टिफाई करता है करप्ट इंसान और कहता है देखें जी फलाने ने तो 2 अरब की कर ली, उसको आप पकड़ते ही नहीं है, मैंने तो 1.5 अरब की कर ली है। तो ये एक रेस होती है, विशियस साइकिल होता है जिस तरह गिनती की इंतहा नहीं होती, लस्ट तमा और हर्स इसकी भी कोई इंतहा नहीं होती और तमे और हर्स में कोई
कोई वो दुखता नहीं होता। सही बात। तो ये एक साइकिल है जिसमें लोग आ जाते हैं और चलते चले जाते हैं, आता कि ये कब्र में पहुंच जाते हैं। मैं तो यही इनका आशा जी ख्वाजा साहब, अब ये जो केस है मैं आपसे लीगली पूछ रहा हूँ, आपने नैब के केसेस भी हैंडल किए होंगे ख्वाजा नवीद साहब। सर ये जिस तरह से ये इल्जामात हैं, एक तो ये कि किसी ने क्या कहा किसी ने क्या नहीं कहा, एक जो उन्होंने किया कि बिडिंग प्रोसेस कैंसिल कर दिया नैब की इन्वेस्टिगेशन, और एक बार नहीं दूसरी बार बिडिंग हुई जो 24 मार्च 2014 को हुई, उसको भी कैंसिल किया नैब की रिपोर्ट कहती है। क्या आपको लगता है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस लीगली अगर पनामा के मुकाबले में कंपेयर किया जाए जिस तरह के मामला आए आशियाना के हवाले से? जी देखिए जी, बात ये होती है कि बिडिंग कैंसिल करना या वो करना कोई जुर्म नहीं होता, लेकिन अगर इसके पीछे कोई मेंसरिया है, कोई मेलाफाइडीज है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन है, तो फिर वो जो आपकी बिडिंग कैंसिल करके एक बंदे का हक लेके दूसरे को देना, वो ना सिर्फ अखलाकी जुर्म है और मजहबी जुर्म है, बल्कि वो कानूनी जुर्म भी हो जाता है कि आपने किसी को इलीगली सुपरसीड करवा दिया, उसको ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए। जो नैब का कानून है इसमें ओमिशन भी ऑफेंस है और कमीशन भी ऑफेंस है। ओमिशन ये कहते हैं कि मेरी अगर ये ड्यूटी है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और हर आने जाने वाले को चेक करूँ और उस पर नजर रखूँ, तो मैंने अपनी वो ड्यूटी नहीं की और नजर नहीं रखी और कोई मेरे सामने माल लेके निकल गया, तो ये ओमिशन है। और कमीशन ये है कि मैंने भी किया, तो आप ये कह जी मैंने कुछ नहीं किया, अरे भाई तुमने जो करना था वो नहीं किया, दैट इज ओमिशन, वो भी जुर्म है। तो इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, ये केस बड़े स्ट्रांग हैं और अल्लाह ने चाहा तो ये कामयाब होंगे। और मैं तो कहता हूँ कि कुछ अगर इजाजत हो, आपको जो बात कहनी थी ब्रेक में आप मुझे बता रहे थे, मैं इसलिए रुका हूं, आप अगर जल्दी से मैं ये कह रहा था कि ये जो इस तरह के ब्यूरोक्रेट जिन्होंने हिरस से इतना पैसा बनाया, तो इनको अगर थोड़े दिन के लिए चिड़ियाघर में रख के टिकट लगा दें ताकि लोग जाके इनकी शक्ल तो देखेंगे ये होते कैसे हैं, तो इससे भी एक फायदा होगा। ठीक है सर, आपका शुक्रिया अदा करेंगे ख्वाजा साहब और मुसद्दिक अब्बासी साहब आपका, और राना अजीम साहब जिन्होंने ज्वाइन किए। आपके सामने हकायक नैब के डॉक्यूमेंट्स रखे हैं सारे जी, इस पर कि क्या हो रहा है मामला, किस तरह एसेट्स बनाए गए, और सारी डिटेल्स के साथ आपके सामने किया बेनकाब। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर ईमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक अपना वक्त।